हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल की ऑनलाइन CCC क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 50 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके विभिन्न कंपटीशन के एग्ज़ाम और CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स का क्या लाभ है? हमारे विकल्प हैं स्थापित करने के लिए सस्ता होना, ट्विस्टेड तार की अपेक्षा इंस्टॉल करने में आसान होना, इसमें कोई व्यवधान नहीं होता, या दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स, फाइबर ऑप्टिक्स का जो मेन लाभ है वो है दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करना। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, हम इसके लिए मार्जिन स्थापित कर सकते हैं। विकल्प हैं हेडर्स, फुटर्स, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मार्जिन हम कर सकते हैं वो हेडर्स के लिए भी कर सकते हैं और फुटर्स के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों के लिए हम मार्जिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर्स के लिए भी और फुटर्स के लिए भी। अगला हमारा प्रश्न है, विंडोज फाइल नेम या फोल्डर नेम में निम्न में से कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? फाइल का नाम रखने के लिए कुछ कैरेक्टर्स का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें से कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं। कोलन है, क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर का सिंबल है और अंडरस्कोर है। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा डी। फाइल का नाम या फोल्डर का नाम रखने में हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इन चीज़ों का हम इस्तेमाल फाइल के नाम में नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? हमारे पास विकल्प हैं MS विंडोज, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है MS पावरपॉइंट, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बाकी एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक्सेस डाटाबेस प्रोग्राम है और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, UPI का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे हमारे पास विकल्प है, पहला विकल्प है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है अनफाइंड पे इंटरफेस, अगला विकल्प है अपर पेमेंट इंटरफेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड मास्टर में फुटर एरिया प्रदर्शित होता है। ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। विकल्प है हमारे पास पेज के बाईं ओर, पेज के मध्य में, पेज के टॉप में, या पेज के बॉटम में। तो फ्रेंड्स, स्लाइड मास्टर जो होता है वो पेज के बॉटम में फुटर एरिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो फुटर एरिया है वो पेज के बॉटम में प्रदर्शित होता है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? यहाँ पे विकल्प है फ्लैश वंस, टाइपराइटर, फ्लाई फ्रॉम टॉप। तो जो स्लाइड एनिमेशन के प्रकार हैं उनमें फ्लैश वंस, टाइपराइटर और फ्लाई फ्रॉम टॉप सभी सही है, इसलिए यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS शब्द का विस्तारित रूप है। DNS का फुल फॉर्म, यहाँ पे विकल्प जो दिए गए हैं, डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो DNS है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, विकल्प ए यहाँ पे सही है, डोमेन नेम सिस्टम। HTML मूलतः प्रयोग किया जाता है वेबसाइट, ग्राफिक्स, टेबल और फ्रेम, वेब पेज। फ्रेंड्स, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक वेब पेज डिजाइनिंग के लिए
लैंग्वेज होती है। यहाँ पे विकल्प डी हमारा सही है। वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विकल्प है डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, डोडी डेटा एक्सचेंज या इनमें से कोई नहीं। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम जब डेटा को स्थानांतरित करते हैं तो उसको कहा जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइन और फोटोग्राफ के साथ डॉक्यूमेंट डालने की प्रक्रिया शामिल है। विकल्प हमारे पास है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब हम टेक्स्ट यानी टाइपिंग, ग्राफिक्स, हेडलाइन और फोटोग्राफ्स सभी को एक साथ यूज करके कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये चीज़ कहलाती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें हम टेक्स्ट भी, ग्राफिक भी, फोटोग्राफ, ये सभी प्रकार की मीडिया का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 10 लाख बाइट बराबर होगा। फ्रेंड्स, हमारा एक अलग से वीडियो है मेमोरी के संबंध में, जिसमें मेमोरी के मापन को डिटेल में समझाया गया है। अगर आप उसे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 10 लाख बाइट बराबर होगा, विकल्प हैं 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट या 1 टेराबाइट। तो फ्रेंड्स, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख लगभग बराबर होगा 1 मेगाबाइट के। 10 लाख बाइट जो होगा वो 1 मेगाबाइट के बराबर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। विकल्प हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जिन हिस्सों को आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। विकल्प भी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन सी बैंकें प्रदान करती हैं? यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सी बैंकें नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं? विकल्प है हमारे पास, ए विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है HDFC, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा और अगला विकल्प है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में लगभग सभी बैंकें नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सभी बैंकें हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी यानी उपरोक्त सभी। फाइनेंशियल इंक्लूजन से फ्रेंड्स 4, 5, 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप जरूर तैयार रखें। अगला हमारा प्रश्न है, POS का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं उनमें पहला है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑपरेशन सेल, पॉइंट ऑफ सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं जो डेटा प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। कौन सी चीज़ को हम कंप्यूटर का दिमाग कहेंगे इन विकल्प में से? विकल्प है हमारे पास मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी, रैम। फ्रेंड्स, जो CPU होता है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा, कंप्यूटर का ब्रेन CPU कहलाता है। अगला प्रश्न है, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? फ्रेंड्स, विकल्प हमारे पास है एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।
फ्रेंड्स, सीपीयू और मेमोरी ये सभी पार्ट्स जो है मदरबोर्ड पे लगाए जाते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। मदरबोर्ड में ही स्थित होते हैं सीपीयू और मेमोरी। रैम, हार्ड डिस्क ये सभी चीजें मदरबोर्ड से ही जोड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटर उदाहरण हैं। विकल्प हमारे पास हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटर ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? हमारे पास विकल्प है Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, किसी डॉक्यूमेंट में अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्लॉटर है, अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक बनाने के लिए इनपुट डिवाइस। अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक बनाने के लिए आउटपुट डिवाइस, कैमरा, लेंस, इनपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट प्रिंटर होता है जो भवन के ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग से संबंधित नक्शे यानी ग्राफिक बनाने का एक आउटपुट उपकरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बटनों का संग्रह जो एक एप्लीकेशन के भीतर किए जा सकने वाले विभिन्न कार्यों का संचालन करता है, क्या कहलाता है? विकल्प हैं स्टेटस बार, टूल बार, मेनू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रोग्राम्स के अंदर जो बटन के संग्रह होते हैं जिनसे हम कई प्रकार के काम सेव, एडिट, ओपन ये सब कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है टूल बार। वो टूल्स के पट्टियां होती हैं जिनको टूल बार कहा जाता है। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? फ्रेंड्स, कट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। विकल्प हमारे पास है शिफ्ट के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एक्स, शिफ्ट कंट्रोल के साथ एक्स या आल्ट के साथ एक्स। तो फ्रेंड्स, जो कट कमांड है, कट कमांड को कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड है। फ्रेंड्स, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम विकल्प देख सकते हैं न्यू, mkdir, ओपन या न्यू dir। तो फ्रेंड्स, लाइनक्स में अगर नई डायरेक्टरी बनानी है तो हमें mkdir कमांड का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? विकल्प हैं सेंटर, दाएं, बाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वर्ड में जो टैब की पोजीशन होती है वो डिफॉल्ट रूप से बाएं स्थित रहती है। तो विकल्प सी यहाँ पे सही है, बाएं। अगला प्रश्न है, वो कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? फ्रेंड्स, अगर हम किसी भौतिक छवि यानी प्रिंटेड इमेज या टेक्स्ट को डिजिटल में चेंज करना चाहें तो इनमें से कौन सी डिवाइस का प्रयोग करेंगे? हमारे पास विकल्प है स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कैनर ए विकल्प सही है, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी फिजिकल छवि या इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने से संबंधित निर्देशों को किसमें संग्रहित करते हैं? विकल्प है रैम, सीपीयू, बायोस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने से संबंधित जो निर्देश होते हैं वो हमारे बायोस में सेव किए जाते हैं और सबसे पहले बायोस के ही निर्देशों का इस्तेमाल करके विंडो बूट होती है। विकल्प सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है?
विकल्प हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट का उदाहरण है MS एक्सेल। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। विकल्प बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है? फ्रेंड्स, जब हम किसी प्रोग्राम में कोई चीज़ कॉपी या कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड नामक स्थान या मेमोरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? विकल्प हमारे पास है शिफ्ट V, कंट्रोल V, शिफ्ट कंट्रोल V या आल्ट के साथ V। तो कट कमांड, पेस्ट कमांड जो होता है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V का प्रयोग किया जाता है। विकल्प B यहाँ पे सही हो जाएगा। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली यानी स्विचिंग करने के लिए कीबोर्ड का क्या शॉर्टकट है? विकल्प हैं आल्ट के साथ टैब, शिफ्ट के साथ टैब या शिफ्ट आल्ट टैब या कंट्रोल के साथ टैब। तो फ्रेंड्स, जो विंडोज खुले होते हैं उनके बीच स्विच करने के लिए यानी अगली विंडो पे जाने के लिए आल्ट के साथ टैब बटन का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेनू में स्पेलिंग कमांड प्रदर्शित होता है? फ्रेंड्स, स्पेलिंग चेक करने के लिए विकल्प हमारे पास जो है मेनूज के टूल, विंडो, एडिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे टूल मेनू जो है, टूल मेनू के अंतर्गत स्पेलिंग कमांड मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से क्या होगा? अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं माउस से तो क्या होगा? विकल्प हैं प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक मेनू खुलेगा या कंट्रोल पैनल खुलेगा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करते हैं तो एक सेंसिटिव मेनू खुलता है जिसमें हम किसी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब सेल के अंदर यानी एक्सेल की बात कर रहे हैं, जब सेल के अंदर कोई नंबर टाइप किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका अलाइनमेंट क्या होगा? फ्रेंड्स, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो जब हम एक्सेल में किसी नंबर को टाइप करते हैं यानी अंक टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट कौन सा रहता है? विकल्प हमारे पास हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। जो अंक टाइप किए जाते हैं उसका अलाइनमेंट राइट होता है यानी दाहिनी तरफ से अलाइन होते हैं। और जब हम कोई अच्छा टाइप करते हैं यानी A से Z तक टाइप करते हैं तो उसका लेफ्ट रहता है। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट द्वारा हम सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं? यानी अगर हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और फॉन्ट के साइज को हम बढ़ाना चाहते हैं कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट का प्रयोग करके, तो कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाएगा? विकल्प है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेसर या कंट्रोल के साथ ग्रेटर का सिंबल या शिफ्ट के साथ लेसर या ग्रेटर का सिंबल। इनमें से कौन सा विकल्प हम यूज करेंगे फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए? तो यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर का सिंबल यूज करना होगा फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो लेसर का सिंबल है उससे हम छोटा कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फंक्शन 12 कुंजी क्या खोलता है? फ्रेंड्स, अलग अलग प्रोग्राम्स में फंक्शन के अलग अलग वर्क हैं। तो यहाँ पे MS वर्ड में फंक्शन 12 अगर हम दबाते हैं तो इनमें से क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा या ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा या क्लोज डायलॉग बॉक्स या सेव बॉक्स खुलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम फंक्शन 12 दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी विकल्प ए यहाँ पे सही है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड एप्लीकेशन को किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे विकल्प हैं आल्ट के साथ फंक्शन 4, फाइल मेनू में जाकर के एग्जिट कमांड या फाइल मेनू में जाके क्लोज कमांड या टाइटल बार में क्लोज बटन का प्रयोग।
तो कौन सा इसमें से तरीका है जिसके द्वारा MS वर्ड को बंद नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आल्ट के साथ फंक्शन 4 से भी बंद कर सकते हैं, एग्जिट से भी बंद कर सकते हैं और टाइटल बार में X से भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा फाइल मेनू में क्लोज बटन C। इसके द्वारा हम MS वर्ड को बंद नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा MS वर्ड में खुली हुई फाइल बंद होगी, पूरा प्रोग्राम नहीं बंद होगा। तो विकल्प C सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कंट्रोल के साथ Y का मतलब क्या है? कंट्रोल प्लस Y मीन्स अंतिम कार्रवाई को पूर्ववत करता है, अनडू किए गए कार्य को वापस करता है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो कंट्रोल प्लस Y है वो अनडू का शॉर्टकट है, रीडू का शॉर्टकट है, रीडू का। कंट्रोल के साथ जो है वो रीडू का शॉर्टकट है, इसीलिए ये अनडू किए गए कार्य को वापस कर सकता है। विकल्प B सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन नहीं है? यानी इन विकल्पों में से एक प्रोग्राम ऐसा है जो सूचना प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन नहीं है। ई टिकटिंग, SMS गेटवे, बुलेट ट्रेन या राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली। तो फ्रेंड्स ई टिकटिंग, SMS गेटवे और ट्रेन जांच प्रणाली ये सब सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही एप्लीकेशन है। बुलेट ट्रेन इसमें सही हो जाएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि बुलेट ट्रेन एक ट्रेन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? गो टू मीटिंग, सिस्को वेबएक्स, स्काइप या अजूर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा अजूर। अजूर जो है वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गो टू मीटिंग, सिस्को वेबएक्स या स्काइप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे अजूर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो फ्रेंड्स इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज़ का एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्लोरर है। विंडोज 10 के साथ में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या उसका जो वर्जन आया है उसको माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दिया गया है। यहाँ पे डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? फ्रेंड्स विंडोज एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो पहला संस्करण है वो लॉन्च किया गया था। विकल्प हमारे पास है 1990, 1987, 1985 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1985 विकल्प सही है। 1985 में विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, सीट बेड, हैंडहेल्ड या ड्रम। तो फ्रेंड्स ये सभी जो तीनों हैं वो स्कैनर के प्रकार हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है जैसे फोटोकॉपी मशीन में पूरा ग्लास होता है जिसके ऊपर हम कागज रखते हैं, इसी प्रकार से सीट बेड होता है। और हैंडहेल्ड हाथ में लेके स्कैन करने वाला होता है। ड्रम एक प्रिंटर का पार्ट है, ये स्कैनर नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकल्प हो जाएगा सही डी यानी ड्रम। अगला क्वेश्चन है, एक इमेज बनी होती है। विकल्प हमारे पास है पेल्स से, पिक्सल से, डॉट्स से या उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स जो पिक्चर होती है उसका जो सबसे छोटा पार्ट है कंप्यूटर की भाषा में उसको पिक्सल कहा जाता है। तो इमेज जो होती है वो छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर के बनी होती है। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज कौन है? जो हमारे पास विकल्प हैं रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी या रैम। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे स्पीड है वो कैश मेमोरी की है। इन विकल्प में कैश मेमोरी सही है। कैश मेमोरी की स्पीड रैम से, रोम से और फ्लैश ड्राइव सभी से ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो वर्ड में है
उसके लिए यहाँ पे दिया गया है नंबर, रोमन अंक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा वो है सी, यानी उपरोक्त दोनों। जो बुलेट से नंबरिंग है वो हम नंबर के रूप में भी लगा सकते हैं और रोमन अंक के रूप में भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग जांचने के लिए हम दबाते हैं फंक्शन 7, आल्ट के साथ क्लिक करेंगे या आल्ट शिफ्ट के साथ यल दबाएंगे या शिफ्ट के साथ फंक्शन 7 दबाएंगे। तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट में अगर हमें स्पेलिंग की जांच करनी है तो फंक्शन 7 को दबा करके किया जा सकता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, JPEG का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे विकल्प हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोजेनिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स JPEG एक इमेज का फॉर्मेट है जिसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, जिसको JPG नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स बग क्या है? बग एक प्रकार की त्रुटि है, कंप्यूटर के क्षेत्र में त्रुटि को बग कहा जाता है। तो इसको तुरंत जो समाधान किया जाता है, मरम्मत की जाती है, उसको क्या कहते हैं? विकल्प है हमारे पास पैच, बग फिक्स, फिक्स या अपडेट। तो फ्रेंड्स बग को जो तत्काल त्वरित मरम्मत की जाती है उसको कहा जाता है पैच। पैच एक प्रोग्राम का छोटा टुकड़ा होता है जिसको हम बग को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? फ्रेंड्स आरचीयू फॉर्मेट की बात की जा रही है। यहाँ पे विकल्प हैं टार, जिप, XL, SX या रार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें XL, SX की तो ये एक्सेल की फाइल होती है, बाकी टार, जिप और रार ये सभी संग्रह के प्रारूप हैं। तो यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा क्योंकि यह संग्रह का प्रारूप नहीं है, विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एंटीवायरस जो काम करता है उसमें जो नए नए वायरस आते हैं उनका तोड़ लेने के लिए हमें उसको नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, नए प्रकार के वायरस को वो दूर नहीं कर पाएगा। तो विकल्प ए सही यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के हमने इस क्लास में अध्ययन किए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम 50 ट्रू एंड फॉल्स टाइप के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। CCC या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता के